दोस्तों इंडिया के अंदर एक नया ईवी रेवोल्यूशन आ रहा है जो कि काफी अच्छी चीज है। हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई नया होम ग्रोन ब्रांड निकल के आ रहा है जो अपने ईवी व्हीकल्स को बना रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पूरी ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ईवी के अंदर एज ऑफ डेट टिल नाउ। बेसिकली सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मैंने कंपाइल किया है जो मुझे फील हुई। आपका ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जो भी आपको बातें सही लगे या गलत लगे, जो भी हो, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस। बेसिकली जो सारे के सारे ब्रांड्स हैं वो ये कह के प्रमोट कर रहे हैं अपने व्हीकल्स की एनवायरमेंट इससे बचेगा, जो कि काफी हद तक सही है। लेकिन इसकी एक्चुअल रियलिटी या फिर बैक स्टोरी देखें तो आज भी जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका एक मेजर चंक जो है वो कोयले से ही आता है। अगर आप 18वीं सदी को देखो तो वहां पे स्टीम इंजन में डायरेक्टली कोल यूज होता था, और लेकिन आज आपकी ईवी के अंदर इनडायरेक्टली वही कोल यूज हो रहा है। बस डिफरेंस इतना आएगा कि तब जो कंजम्पशन थी कोल की वो काफी कम थी, लेकिन आज वही कंजम्पशन बहुत बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरी चीज है यहाँ पे कॉस्ट एंड बैटरी लाइफ। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इस समय इतनी ज्यादा है ईवी व्हीकल्स की कॉस्ट कि बिकॉज ओनली ऑफ द सब्सिडीज यहाँ पे लोग कंसिडर भी कर रहे हैं कि भाई ईवी का कैलकुलेशन तो बता दो कितने की पड़ रही है या फिर हमको लॉन्ग रन में कितने की पड़ेगी। ये सिर्फ सब्सिडीज की वजह से पॉसिबल है। दूसरी तरफ अगर आप बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो कंपनीज चाहे कुछ भी कहें, रियलिटी ये है कि जब तक हमको 5-7 साल इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हो नहीं जाएंगे, जब तक हमें खुद एहसास नहीं होगा या एक्सपीरियंस नहीं होगा कि भाई एक्चुअल में बैटरी की जो डिग्रेडेशन है उसकी लाइफ साइकिल कितनी चल रही है। पता चला कि 6 साल के बाद हमको अपनी गाड़ी की 20, 30, 40% तक की कॉस्ट दोबारा से देनी पड़ रही है सिर्फ अपनी बैटरी पैक को रिप्लेस कराने के लिए। तो आपको क्या लगता है इसमें कि कितनी परसेंट ऑफ द कॉस्ट चली जाएगी? नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तीसरी चीज है यहाँ पे टेम्परेचर इश्यूज। मतलब कि अभी तक जितने भी सारे कंबस्शन वाले इंजन्स थे उसके अंदर क्या टेम्परेचर की रेंज थी, मतलब -30 डिग्री से प्लस के 50 डिग्री टेम्परेचर्स तक बहुत इजीली आपकी गाड़ी चलेगी, सिर्फ तेल डालो और फर्स्ट क्लास चलाओ। लेकिन सेम केस आपके ईवी के साथ नहीं है। अगर आप जितने भी यहाँ पे रिपोर्ट्स को चेक करो सब जगह एक ही चीज मेंशन्ड है कि ईवी के जो बैटरी पैक्स होते हैं उसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो सिर्फ 15 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक बढ़िया काम करती है। अगर इस रेंज से बाहर है आउटसाइड टेम्परेचर्स तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की रेंज काफी कम हो जाएगी, चार्जिंग टाइम्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इवन अगर आप सर्दियों में अपना हीटर ऑन कर देते हो तो यहाँ पे आपकी जो रेंज है वो 40% तक यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी की सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। इस हिसाब से अगर आप देखो तो जो कंबस्शन इंजन्स हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट भले ही थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन इतने सारे इफेक्ट्स नहीं होते। इसका मतलब अगर इतनी बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी में अगर हम अपनी ईवी यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस का इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद है यूनिवर्सल चार्जर पिन। अगर आप नॉर्मल अभी वाले करंट सिनेरियो को देखो तो सिर्फ 2 ही टाइप के फ्यूल्स हैं, पेट्रोल या डीजल। चाहे आप गाड़ी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे यहां से ले रहे हो, चाहे कहीं से भी लो, आपको पता है आप तेल डलवाओगे फर्स्ट क्लास आपकी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन सेम केस चार्जर्स के साथ नहीं है। चार्जर का जो इकोसिस्टम है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है सारे के सारे डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर। इवन आप छोटी से फोन्स के अंदर ही देख लो, आपका फोन फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, मेरा फोन फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, लेकिन 99% चांस है कि आपका चार्जर मेरे फोन को फास्ट चार्ज नहीं करेगा, मेरा चार्जर आपके फोन को फास्ट चार्ज नहीं करेगा। इस तरीके से यहाँ पे कंपनीज अपने स्पेसिफिक चार्जिंग के नाम दे देती हैं। जो टेक्नोलॉजी ये लोग फास्ट चार्ज या फिर जो भी डेवलप करती हैं ये इंटरकम्पैटिबल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लोबल लेवल या फिर एटलीस्ट नेशनल लेवल पे गाड़ियों को चार्जिंग का सिनेरियो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सोच रहे हैं। इसके बाद है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये तो डेफिनेट सी बात है कि ईवी का रेवोल्यूशन बिना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं आ सकता, लेकिन जो आए एटलीस्ट वो यूज में तो हो। रिसेंटली एक दिल्ली से लेके चंडीगढ़ का एक हाईवे बना था और उसके अंदर अनाउंस हुआ कि ये पूरा ईवी रेडी हाईवे है। हर 25 किलोमीटर के बाद में यहाँ पे ईवी के चार्जर्स लगाए गए, लेकिन प्रैक्टिकल जब वहां पे देखा गया तो जो चार्जर्स लगे थे वो इंडिया की नंबर 1 सेलिंग ईवी, जो कि मैं यहाँ पे नेक्सॉन की बात कर रहा हूँ, वो उस गाड़ी के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। जो गाड़ी सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में बिक रही है उस गाड़ी को वो चार्जर चार्ज कर ही नहीं सकता। और एक तरफ से देखा जाए तो जो नेक्सॉन और MG ईवी है उनके चार्जिंग पोर्ट्स एक से हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर चंक ऑफ द गाड़ियों का वो चार्ज सपोर्टेड ही नहीं है जो पूरे के पूरे हाईवे पे यहाँ पे बिछा दिए गए हैं।
अब उन चार्जर्स को कौन रिप्लेस करेगा, कब करेगा, कौन सुनवाई करेगा, भगवान ही जानता है। लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आ रहा है तो वो भी खुली आंखों से नहीं आ रहा है कि भाई कौन कौन सी गाड़ियां एक्चुअली में रोडों के ऊपर चल रही हैं जो वो सपोर्ट की जाएं। साथ में एक बात बताना भूल गया, ये Asus का Vivo Book मैं अभी टेस्ट आउट कर रहा हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था, जो जिसको कोई क्वेश्चंस हो इस लैपटॉप के लिए तो वहाँ पे जाके मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना। मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूँ आने वाली इस वीडियो में। इसके बाद है ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। मतलब अगर किसी एक घर में दो भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मैं समझ के चल रहा हूँ, तो ऐसे में जब वो चार्ज करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो उनको अपनी मीटर की डिमांड यहाँ पे किलोवाट में जो बढ़ती है वो बढ़वानी पड़ेगी। ये तो हो गई एक घर की बात। अब नेशनल लेवल पे अगर इतने करोड़ों घर जो हैं सब के सब अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो नेशनल लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कितने ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब डेफिनेटली आज की डेट में काफी ज्यादा सरप्लस में ये एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन व्हीकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, मतलब इतने सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। हर घर अपने हर व्हीकल के ऊपर अगर डिपेंड हो जाता है तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड स्काई रॉकेट करने वाली है। ऐसे में प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और साथ में एक चांस भी बनता है कि आगे चल के अगर क्राइसिस आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का तो ऐसे में सब धरे के धरे रह जाएंगे। मतलब कहीं इमरजेंसी में जाना है लेकिन पावर कट हो गया ना 6 घंटे का, इसलिए गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई, एंड में ओला करके ही जाना पड़ रहा है। इसके बाद है फर्स्ट जेन प्रोडक्ट्स। MKBHD के मैं ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखता हूं और उनकी इस बात से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूं कि जो वो बोलते हैं कि भाई कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री कभी कोई नए प्रोडक्ट अपने निकालती है तो वो सबसे पहले बीटा टेस्टर्स होते हैं जो उसको खरीदते हैं। बेसिकली कंपनी वहां से सीखती है कि भाई यूजर्स को क्या क्या दिक्कत आ रही है और उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन में वो सारे के सारे इंप्रूवमेंट्स करके एक बेटर प्रोडक्ट बना पाती हैं। यहाँ पे यही सीन है। अभी जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने बना रहे हैं, ये फर्स्ट जेन प्रोडक्ट्स हैं। जो भी सारे लोग इनको खरीदेंगे वो इनके एक बीटा टेस्टर्स की तरह माने जाएंगे। बेसिकली वो सारी कंप्लेंट्स लॉन्च करेंगे 6-8 महीने साल भर चला के कि भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है, फिर उस कंपनी उसको रिवैम्प करेगी, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, तब जाके उसको नेक्स्ट वर्जन में लॉन्च करेगी। कुछ रीसेंट एग्जांपल्स बताता हूं। एक इंडियन कंपनी है प्योर ईवी, जिसका स्कूटर आ रहा था, आपने सुना होगा, रिसेंटली उसमें आग लग गई थी। तो ये चीज, इसके अलावा Hyundai, फोर्ड मस्टैंग, टेस्ला, ये सारी की सारी कंपनीज ने जो अपने गाड़ियां निकाली सबको बहुत बड़े स्केल पे अपनी गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम कर रहे हैं। बेसिकली अभी क्या रेस लगी हुई है कि नई टेक्नोलॉजी है, ऐसे में मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर लो, जल्दी से जल्दी अपने व्हीकल निकाल दो। रिसर्च डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है, इस वजह से लेस्ट या फिर अनफिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। उसके बाद देखा जाएगा बाद में क्या होगा, पहले माल बिक जाए बस। एक और एग्जांपल आप देख लो, ओला का जो स्कूटर है हमारे इंडिया में वो अक्टूबर के मिड या लास्ट में डिलीवर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है डिलीवर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको। जब वो एक उन्होंने टेस्ट वाले प्रोडक्ट्स भी निकाले, उसके अंदर इतने सारे इश्यूज निकले कि वो उसको रिजॉल्व करके एक ही बार एक फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन ये दिखाता है कि शुरुआती रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी वीक रही है। इसके बाद है सब्सिडीज। अगर आप ओला S1 Pro जो 1.25 लाख रुपए के आसपास का स्कूटर है, अगर आप उसको बिना सब्सिडी के प्राइस देखो तो वो 2 लाख रुपए या फिर उससे भी ऊपर का जा सकता है। अब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं वो सेंटर और स्टेट से आ रही हैं। स्टेट्स जो हैं वो अपने मन से दे रही हैं कि भाई हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। हर शहर का, हर स्टेट का रेट अलग है एक पर्टिकुलर स्कूटर का, और जो सबसे ज्यादा सब्सिडी है वो सेंटर की तरफ से आ रही है। अब आज से 1 या 2 या 3 साल के बाद अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि अब नो मोर सब्सिडीज, तो क्या आप ओला जैसा स्कूटर 2 लाख रुपए के अंदर खरीदना प्रेफर करोगे? मुझे आप कमेंट करके बताना, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। वैसे मुझे आंसर का हिंट लग गया है लेकिन फिर भी बता देना। होना तो ये चाहिए था कि पैन इंडिया एक सेंट्रलाइज सिस्टम चले जो सब्सिडीज का है, कि भाई हर शहर में हर बंदे को अगर कोई पर्टिकुलर XYZ स्कूटर खरीदना है ईवी की कैटेगरी में तो वो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर मिलेगा, तो ज्यादा अडॉप्शन में शायद स्पीड आ जाती। लेकिन अब काफी सारी स्टेट्स हैं जो अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया है कि कहाँ पे सब्सिडीज मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। काफी धुंधली है, दिल्ली के स्मॉग की तरह। सही बात है ना।
इसके बाद है मैकेनिकल स्किल्स। अब अभी तक जो हमारे सारे इंजन होते हैं, गाड़ियां होती हैं, ये हम कहीं भी हाईवे पे लेके निकल जाएं, कहीं पे बंद भी हो जाए तो हमें पता है आसपास नियरेस्ट गैराज को कॉल करो या फिर कोई भी मैकेनिक को विजिट कर लो, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा देगा, आपकी गाड़ी सही कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ईवी लेके जाते हैं और वो कहीं बीच में बंद हो जाती है, बीच हाईवे पे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के RMA RSA कौन सी टीम होती है उसको कॉल करके बुलाने का, क्योंकि आप अपने नियरेस्ट मैकेनिक को दिखाओगे तो वो छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। बेसिकली स्किल्स की डेवलपमेंट अभी सारे के सारे मैकेनिक्स के अंदर नहीं आने वाली है इतनी जल्दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी नई है, क्या क्या उसके अंदर लगा हुआ है, कैसे बैटरी सारी ऑपरेट कर रही है एक दूसरे से, मोटर कैसे चल रही है। अब ये इतने साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो इंजन वाली है, वो तो सारे मैकेनिक्स को आ गई, लेकिन अब ये नेशनल लेवल पे जितने भी मैकेनिक्स हैं सबको समझ में आनी चाहिए टेक्नोलॉजी, कैसे सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो आपकी वो किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर हंग्री टेक्नोलॉजी। आज की डेट में अगर आप देखो जितनी भी ईवी कार्स या स्कूटर्स हैं सब के सब सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। मतलब जो कंबस्शन इंजन्स के अंदर जो लाइट्स लगी हुई हैं, हॉर्न लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, जितने भी सिस्टम है वो एग्जैक्टली सेम लगाया गया है। यहाँ पे फोकस क्या किया जा रहा है कि जो बैटरी पैक्स हैं उनको बड़ा कर दिया जाए, उससे गाड़ी की रेंज बढ़ जाएगी, लेकिन एक लेवल पे आके ये भी रुक जाएगा, क्योंकि कितने ही हद तक आप बैटरी का पैक बढ़ा सकते हो। इंस्टेड हमको फोकस ये करना चाहिए, कंपनीज को करना चाहिए कि जो बैटरी की एफिशिएंसी है, पावर एफिशिएंट हो जाए, जिससे रेंज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए और साथ में जो बाकी की चीजें हैं वो भी कम पावर के ऊपर कंजम्पशन के चल जाएं। डेफिनेटली 2-3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम चल रहा है कि ये वाली लिथियम की बैटरीज हटा के ग्राफीन या फिर 1-2 और भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। अगर वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए तो शायद ये और ज्यादा तेज हो जाए ईवी का रेवोल्यूशन। तो मेरी तरफ से यही थे सारे पॉइंट्स जो मुझे लगे कि शायद ये एक प्रॉब्लम की तरह खड़े हुए हैं अभी इंडिया की ईवी की रेवोल्यूशन की ग्रोथ की में। आप बताओ नीचे कमेंट करके कितने पॉइंट्स आपको वैलिड लगे, कितने ऐसे लगे कि जो बहुत ईजिली साइड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कितने बिल्कुल ही इनवैलिड लगे। आपका जो भी ओपिनियन हो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। साथ में जो बाकी के लोग कम्युनिटी के ये वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर इस तरीके की ईवी रिलेटेड स्टफ आपको पसंद हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।